भारत माता की। भारत माता की। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे परिवारजन, आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है। उनका पुण्य स्मरण करने का पर्व है। आजादी के दीवानों ने आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया है। यह देश उनका ऋणी है। ऐसे हर महापुरुष के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम जरा आजादी के पहले के वो दिन याद करें। सैकड़ों साल की गुलामी, हर कालखंड संघर्ष का रहा। युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, उन्होंने गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे, अविरत जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जिसको हम याद करते हैं, उसके पूर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। साथियों,
गुलामी का इतना लंबा कालखंड, जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है। उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो, तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। साथियों, वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे और आजादी मिली थी। आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का। अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है, तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। साथियों, विकसित भारत 2047 ये सिर्फ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना
उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। हर देशवासी का संकल्प उसमें झलकता है। युवा हो, बुजुर्ग हो, गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, किसान हो, कामदार हो, दलित हो, आदिवासी हो, पहाड़ों में रहने वाले लोग हो, जंगल में रहने वाले लोग हो, शहरों में रहने वाले लोग हैं। हर किसी ने 2047 में जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा तब तक विकसित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिए हैं। और मैं जब इन सुझावों को देखता था मेरा मन प्रसन्न हो रहा था। उन्होंने क्या लिखा? कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा। 2047 विकसित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का सुझाव दिया। कुछ लोगों ने भारत की हमारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने इसके लिए सुझाव दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमारा स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाज पैदा करते हैं, जिसको हम श्री अन्न कहते हैं, उस सुपर फूड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाना है। हमें विश्व के पोषण को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों को भी मजबूती देनी है। कई लोगों ने सुझाव दिया कि देश में स्थानीय स्वराज की संस्थाओं से लेकर के अनेक इकाइयां हैं, उन सब में गवर्नेंस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके प्रति चिंता जाहिर की और यह भी कहा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रीनफील्ड सिटीज बनाने की अब समय की मांग है। किसी ने बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाओं के बीच शासन प्रशासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभियान चलाने का सुझाव दिया। बहुत सारे लोगों ने यह सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए। किसी ने कहा भारत की जो पारंपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हमारी औषधि है, दुनिया जब आज होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ जा रही है तब हमें भारत की पारंपरिक औषधियां और वेलनेस हब के रूप में भारत को विकसित करना चाहिए। कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होनी चाहिए, भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहिए। साथियों, मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मेरे देशवासियों ने सुझाव दिए, मेरे देश के सामान्य नागरिक ने ये सुझाव हमें दिए हैं। मैं समझता हूं जब देशवासियों की इतनी विशाल सोच हो, देशवासियों के इतने बड़े सपने हो, देशवासियों की इन बातों में जब संकल्प झलकते हो तब हमारे भीतर एक नया संकल्प दृढ़ बन जाता है, हमारे मन में आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और साथियों, देशवासियों का ये भरोसा सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं है, ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है। ये विश्वास लंबे कालखंड के परिश्रम की पैदावार है और इसलिए देश का सामान्य मानव याद करता है। जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गांवों में समय सीमा में बिजली पहुंचाएंगे और वो काम हो जाता है, तब भरोसा मजबूत हो जाता है। जब ये तय होता है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी
2.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, वो अंधेरे में जिंदगी गुजारते हैं। 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंच जाती है, तब सामान्य मानवीय का भरोसा बढ़ जाता है। जब लाल किले से स्वच्छ भारत की बात कही जाए, तब इस देश के अग्रिम हरोर पंक्ति में बैठे हुए लोग हो, गांव के लोग हो, गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो, छोटे छोटे बच्चे हो, हर परिवार के अंदर स्वच्छता का वातावरण बन जाए, स्वच्छता की चर्चा हो, स्वच्छता के संदर्भ में एक दूसरे को रोक टोकने का निरंतर प्रयास चलता रहे। मैं समझता हूं कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिबिंब है। जब देश के सामने लाल किले से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में नल से जल मिलता है, आवश्यक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। जल जीवन मिशन के तहत इतने कम समय में नए 12 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंच रहा है। आज 15 करोड़ परिवार इसके लाभार्थी बन चुके हैं। हमारे कौन लोग वंचित थे इन व्यवस्थाओं से? कौन पीछे रह गए थे? समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे। मेरे दलित, मेरे पीड़ित, मेरे शोषित, मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे गरीब भाई बहन, मेरे झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाले लोग, वही तो इन चीजों के अभाव में जी रहे थे। हमने अनेक ऐसे प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास किया और उसका परिणाम हमारे इन सारे समाज के बंधुओं को मिला है। हमने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। आज मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल ने अर्थतंत्र के लिए नरेंद्र मोदी இந்தியா 2047ஆம் வருடத்துக்குள் வளர்ச்சியடைந்த நாடாக உருவாக வேண்டும் என்பதற்காக என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் பல்வேறு விதமான யோசனைகளை அளித்திருப்பதாக தெரிவித்தார். இந்தியாவை உற்பத்தி மையமாக உருவாக்க வேண்டும், உலகிலேயே மிகப்பெரிய உற்பத்தி மையமாக இந்தியா உருவாக வேண்டும் போன்ற பல்வேறு யோசனைகளை பொதுமக்கள் அளித்திருக்கிறார்கள். உலகிலேயே 3வது பெரிய பொருளாதாரமாக விரைவிலேயே இந்தியா உருவாக உள்ளது. அத்துடன் அந்த வளர்ச்சி வேகமாக தொடர்ந்து இந்தியா உலகிலேயே மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாக வளர வேண்டும். இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு துறையும் உலகின் உச்சத்தை தொட வேண்டும் என பொதுமக்கள் பல்வேறு யோசனைகளை அளித்திருக்கிறார்கள் என மோடி அதையெல்லாம் விரிவாக குறிப்பிட்டார். அதே போல இதுவரை என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் அளிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் எப்படி குழாய் மூலமாக வீடுகளுக்கு குடிநீர் அளிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது, மின்சார வசதி எப்படி விரிவாக்கப்படுகிறது, நாட்டிலே இதுவரை மின்சார வசதி இல்லாத கிராமங்களுக்கு எப்படி மின்சாரம் கொண்டு செல்லப்படுகிறது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை மோடி குறிப்பிட்டு பேசியிருக்கிறார். இந்த அம்சங்கள் எல்லாமே இந்தியாவை வளர்ச்சியடைந்த நாடாக உருவாக்குவதற்கான பல்வேறு ஏற்பாடுகள் என பொருள்பட மோடி தனது அரசின் திட்டங்களை வலியுறுத்தி வருகிறார். சுதந்திரம் பெற்ற சமயத்திலே இந்தியாவின் ஜனத்தொகை கிட்டத்தட்ட 40 கோடி மட்டுமே இருந்தது எனவும், அந்த 40 கோடி மக்கள் உறுதியுடன் போராடியதன் காரணமாக, உயிர் தியாகம் கூட செய்ய தயாராக இருந்ததன் காரணமாக பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யம் இந்தியாவிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டது என்பதையும் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார். நாம் அந்த 40 கோடி மக்களின் வழியில் வந்தவர்கள் இப்போது நாம் 140 கோடியாக வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறோம். ஆகவே இப்போது நமது சக்தி எந்த அளவுக்கு அதிகரித்திருக்கும் என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் எனவும், தொடர்ச்சியாக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை உறுதியுடன் எடுத்து நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்டோம் என்றால் 2047ஆம் வருடத்துக்குள் நாம் வளர்ச்சியடைந்த நாடாக உருவாகுவோம் எனவும், உலகிலேயே மிகப்பெரிய சக்திகளில் ஒன்றாக இந்தியா உருவாகும் எனவும் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டு பேசி வருகிறார். இந்த வருட சுதந்திர தின உரையின் முக்கிய கருப்பொருளாக இந்த அம்சமே இருக்கிறது. ஆகவே அது குறித்து பிரதமர் மோடி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார். 3வது முறையாக பிரதமராக பதவியேற்ற பிறகு 3 மடங்கு உத்வேகத்துடன் நான் செயல்படுவேன். இந்த முறை
நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக பல்வேறு முக்கிய நடவடிக்கைகளை எடுப்பேன், பெரிய முடிவுகளை எடுப்பேன் எனவும் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆகவே அந்த வகையில் அதற்கான கண்ணோட்டம் என்ன, எப்படி வளர்ச்சிக்கான திட்டங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன என்பது குறித்து விரிவாக ஒரு பின்னணி என்ன என்பதையும் விளக்கும் வகையிலே பிரதமர் மோடி பேசி வருகிறார். ஆகவே வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவை 2047 வருடத்துக்குள் உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்கான முக்கிய அம்சங்களை தற்போது மோடி கோடிட்டு காட்டி வருகிறார். अरे भाई अगली पीढ़ी के लिए काम हम अभी से क्यों करें, हम तो आज का देखें। लेकिन देश का सामान्य नागरिक ये नहीं चाहता, वो बदलाव के इंतजार में था, वो बदलाव चाहता था, उसकी ललक थी, लेकिन उसके सपनों को किसी ने तवज्जो नहीं दी, उसकी आशा आकांक्षाओं को अपेक्षाओं को तवज्जो नहीं दी गई और उसके कारण वो मुसीबतों को झेलते हुए गुजारा करता रहा, वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता रहा। हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हमारे वंचित लोग हो, हमारी बढ़ती जाती शहरी आबादी हो, हमारे नौजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। और इसलिए मैं आज कह सकता हूं रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है। ये हमारा रिफॉर्म, ये ग्रोथ, ये बदलाव, ये सिर्फ डिबेट क्लब के लिए, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के लिए, एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। साथियों, हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं किया है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हित सुप्रीम, ये मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं। साथियों, जब रिफॉर्म की बात आती है, एक लंबा परिवेश है। अगर मैं उसकी चर्चा में चला जाऊंगा तो शायद घंटों निकल जाएंगे, लेकिन मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बैंकिंग क्षेत्र में जो रिफॉर्म हुआ, आप सोचिए बैंकिंग क्षेत्र का क्या हाल था। न विकास होता था, न विस्तार होता था, न विश्वास बढ़ता था। इतना ही नहीं, जिस प्रकार की कारनामे चले उसके कारण हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे। हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अनेकविध रिफॉर्म्स किए और आज उसका कारण हमारी बैंक विश्व में जो इन्हीं गुने मजबूत बैंक के हैं, भारतीय बैंकों ने अपना स्थान बनाया है। और जब बैंक मजबूत होती है ना, तब फॉर्मल इकोनॉमी की ताकत भी बढ़ती है। जब बैंक की व्यवस्था बन जाती है, जब सामान्य खास करके मध्यम वर्ग के परिवार की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने की सबसे बड़ी ताकत बैंकिंग सेक्टर में होती है। अगर उसको होम लोन चाहिए, उसको व्हीकल का लोन चाहिए, मेरे किसान को ट्रैक्टर के लिए लोन चाहिए, मेरे नौजवानों को स्टार्टअप के लिए लोन चाहिए, मेरे नौजवानों को कभी पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, किसी को विदेश जाने के लिए लोन चाहिए, ये सारी बातें उसे संभव होती है। मुझे तो खुशी है कि मेरे पशुपालक भी, मेरे मछली पालन करने वाले भाई बहन भी आज बैंकों से लाभ ले रहे हैं। मुझे खुशी है मेरे रेहड़ी पटरी वाले लाखों भाई बहन आज बैंक से साथ जुड़ करके अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं और विकास की दिशा में वो भागीदार बन रहे हैं। हमारे एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योग के लिए तो बैंक एक सबसे बड़ी सहायक होती है। उसको रोजमर्रा पैसों की जरूरत होती है अपने नित्य मर्जी पर प्रगति के लिए, और उस काम को
हमारी मजबूत வங்கித்துறையிலே பல்வேறு சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டிருப்பதை ஒரு உதாரணமாக பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார். இந்த உதாரணங்கள் எதற்காக அவர் படிப்படியாக எடுத்து வைக்கிறார் என்பதால் பொருளாதாரத்தின் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் குறிப்பிட வேண்டும் என்பதற்காக அந்த வகையிலே இந்திய வங்கிகள் சீர்திருத்தத்தின் காரணமாக இப்போது மிகவும் வலிமையுடன் இருக்கின்றன என பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார். இதனால் இளைஞர்களுக்கு கல்விக்கான கடன் கிடைக்கிறது, தொழில் முனைவதற்கான கடன் கிடைக்கிறது. அதே போல சாலையோரம் வியாபாரம் செய்யும் சிறு வியாபாரிகளுக்கு கூட வங்கிகளில் இருந்து கடன் கிடைக்கிறது எனவும் இது போன்ற நடவடிக்கைகளால் வளர்ச்சி உருவாகிறது எனவும் மோடி குறிப்பிட்டார். நாட்டின் வளர்ச்சியே அனைவரின் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் எனவும் மேரா பாரத் மகான் என பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார். ஒவ்வொரு துறையிலும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதையெல்லாம் குறிப்பிடுவதென்றால் மிகவும் அதிகம் நேரம் தேவைப்படும். அந்த அவகாசம் இல்லாததால் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட துறைகளை பற்றி மட்டுமே குறிப்பிடுகிறேன் எனவும் பிரதமர் மோடி பேசி வருகிறார். பிரதமர் மோடி பேசிக் கொண்டிருப்பதை மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவரான ராகுல் காந்தி உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அத்துடன் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், டெல்லியின் துணைநிலை ஆளுநரான வினய் சக்சேனா ஆகியோரும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறார்கள். ஒலிம்பிக் போட்டியிலே வெள்ளி பதக்கம் வென்ற இந்திய ஹாக்கி அணியின் வீரர்கள், மேலும் நீரஜ் சோப்ரா மற்றும் மனு பக்கர் போன்ற பதக்கம் வென்ற வீரர்கள் ஆகியோரும் செங்கோட்டையிலே தற்போது பிரதமர் மோடியின் உரையை நேரடியாக கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது தவிர மத்திய அமைச்சர்கள், மூத்த நீதிபதிகள், உயர் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலரும் பிரதமர் மோடியின் இந்த உரையை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதற்கு முந்தைய உரைகளிலே பிரதமர் மோடி பல்வேறு முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து அறிவித்தார். குறிப்பாக ஜன்தன் வங்கி கணக்கு திட்டம் போன்றவற்றையும் அவர் சுதந்திர தின உரைகளிலே அறிவித்திருக்கிறார். ஆகவேதான் தற்போது அவர் வங்கிகள் தொடர்பாக பேசியிருப்பது மற்றும் பல்வேறு பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் குறித்து பேசுவது போன்றவை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக கருதப்படுகின்றன. भारत के प्रति देखने का नजरिया बदला है।